हेलो कंपटीटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में सामान्य अध्ययन के तहत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था जनरल स्टडीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और जो लोग खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो भी शासन का अंग बनने वाले हैं। इसलिए उनसे तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि आप अपने देश के संविधान के बारे में, देश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका, जिसको लेजिस्लेशन कहते हैं, जो कानून बनाती है ना। दूसरा कार्यपालिका या एक्सिक्यूटिव बॉडी, जो उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करती है, क्रियान्वयन करती है। और तीसरा हमारा जुडिशियरी सिस्टम। और यही तीनों अंग मिलकर एक शासन व्यवस्था का निर्माण करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च स्थान रखता है ना। और हमारे देश के संविधान में जो बातें हैं उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि यहां से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकें। सामान्य अध्ययन, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप कितने सजग हैं, आप कितने कॉन्शियस हैं, इसका मूल्यांकन सामान्य अध्ययन के माध्यम से किया जाता है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। जब हमारा मूल संविधान बना था ना, जिसकी चर्चा एक अलग वीडियो में हम लोग करेंगे कि किस तरह जो भारत का संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रारंभ हुई, है ना। कितने एक्ट आए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, है ना। क्योंकि आधुनिक संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होती है ना। तो हम लोग क्रमवार उसका अध्ययन तो करेंगे। फिर जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के करार पर आप कह सकते हैं था, उस समय संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी संविधान सभा ने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया, जो इस देश का सबसे विशाल लिखित संविधान है। इस पर तो चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे हम लोग। लेकिन भारत के संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। अभी वर्तमान में हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियां, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूची थी, है ना। और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में। और पहले संविधान संशोधन में जो था वो 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन में 1951 में, 1951 में। जो 10वां अनुसूची है, इसके बारे में आप लोग विस्तृत से रूप में जानेंगे। ये दल बदल कानून से संबंधित है, इस पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और यह संविधान संशोधन जो था वो 52वां संविधान संशोधन था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया 1985 में, 1985 ईस्वी में। 11वां संविधान संशोधन, हालांकि पहले पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिका वगैरह की चर्चा हमारे संविधान में नहीं थी, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इसको अनुसूची में भी शामिल किया गया था। तो 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ या शामिल किया गया अनुसूचियों के तहत भारतीय संविधान में, है ना। कब किया गया? तो
1992 में, है ना। और 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची, ये 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन से के तहत इसको भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह अभी वर्तमान में हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, जिसके बारे में सभी प्रतिभागियों को, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि यह एक सामान्य क्वेश्चन के दायरे में आता है और ये एक्सपेक्टेशन तो हर एक अभ्यर्थियों से होता है कि आपको अपने देश के संविधान के हर एक पक्ष के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पक्ष है उसके बारे में तो निश्चित रूप से जानना चाहिए। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में जानकारी हासिल करें। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। पहली अनुसूची क्या कहता है? पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका भू क्षेत्र, इसका वर्णन जो है पहली अनुसूची में है। नेम्स एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। राज्य हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद ही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो भारत में राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उनके भू क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है पहली अनुसूची में, है ना। ये तो सामान्य बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में चर्चा की गई है पहली अनुसूची में। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें, सेकेंड शेड्यूल की बात करें, तो सैलरीज, अलायंस, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस, माने भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनका वेतन, भत्ता और जो भी विशेषाधिकार है उससे संबंधित बातें जो हैं अनुसूची 2 में दी गई हैं। क्लियर है? पहला अनुसूची हो गया यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है, और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, भत्ता और उसके जो विशेषाधिकार हैं उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। क्लियर है? आइए हम लोग अब तीसरे अनुसूची के बारे में जानकारी हासिल करें। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। तीसरी अनुसूची क्या कहता है? संवैधानिक पद जितने भी हैं, संवैधानिक पद से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से तात्पर्य है कि जिन पदों की चर्चा हमारे संविधान में की गई है, जैसे राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हमारे देश का महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, महाधिवक्ता है, सीएजी जिसको कहते हैं, महाधिवक्ता भी है, अटॉर्नी जनरल, है ना। तो उसके शपथ और प्रतिज्ञा, वो जो शपथ लेता है अपने पद की गोपनीयता की, अपने पद का जो शपथ लेता है, उसकी चर्चा है तीसरी अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है ना, तो ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, क्या कहता है? राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। हमारे देश के संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट कहलाता है, संसद कहलाता है। इसका अहम हिस्सा राष्ट्रपति होते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें कुछ सदस्य को नॉमिनेट राष्ट्रपति करते हैं विभिन्न क्षेत्र से, जिसकी चर्चा होगी। और रेस्ट का जो चुनाव होता है, इसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि हर एक स्टेट्स से जो वहाँ का
जो लेजिस्लेशन है वो वोटिंग करता है ना। और हर एक स्टेट में जो राज्यसभा का सीट निर्धारित किया जाता है। तो जो हमारी चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन के संदर्भ में बात करता है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है ना। समझ में आई बात। चूंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है और उसमें डायरेक्ट मतदाता वोट में भाग नहीं लेते। आप जो एमएलए को चुनते हो ना, जिस स्टेट में आप रहते हो, वही एमएलए जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और हर एक राज्य में राज्यसभा का सीट निर्धारित किया जाता है कि इस राज्य में इतने एमएलए हैं तो या राज्यसभा का इतना सीट इस राज्य को दिया जाएगा, या जो छोटा राज्य है उनको इतना सीट दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो चर्चा है वो चौथी अनुसूची में है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जो शेड्यूल कास्ट वाले जो क्षेत्र हैं या शेड्यूल ट्राइब वाले जो क्षेत्र हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई विशेषाधिकार इसमें राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो इसकी चर्चा जो है वो है पांचवी अनुसूची में। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं छठी अनुसूची, जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो क्या कहता है। पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। जो हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है, सिक्किम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन सब क्षेत्रों में इसको ट्राइबल बेल्ट्स माना गया है क्योंकि ये लोग जनजातीय लोग हैं। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वो कौन करेगा, क्योंकि यहाँ जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ कुछ विशेषाधिकार उन क्षेत्रों को या आदिवासियों को दिया जाता है। जैसे उन लोगों का अपना एक सिस्टम होता है, एक प्रशासन तंत्र भी होता है अपने अपने कबीलाई स्वरूप में। तो वहां पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप गवर्नमेंट नहीं करती है अगर कानून का उस ढंग से उल्लंघन ना हो रहा हो तो कुछ स्वायत्तता दी जाती है इन क्षेत्रों को, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इसके बारे में जो चर्चा है वो छठी अनुसूची में दी गई है। क्लियर है। अच्छा, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बढ़े। सातवीं अनुसूची की अब हम लोग चर्चा करें। सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची विषयों का विभाजन। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना शासन का, उसको तीन सूची में बांटा गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसको संघ सूची कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का जिसको राज्य सूची कहते हैं, और तीसरा समवर्ती सूची मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसा कि मालूम है कि अभी सेंट्रल अगर संघ सूची की हम बात करें तो 97 सब्जेक्ट्स जो है वो संघ के पास दिए गए हैं, 66 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट्स के पास है, और 47 सब्जेक्ट जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में जहां पे केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है। इसकी चर्चा जो है वो सातवीं अनुसूची में की गई। आठवीं अनुसूची में 8th शेड्यूल, भारत की मान्यता प्राप्त जो भाषाएं है ना, जिन भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। तो आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं के संदर्भ में अभी 22 भाषाएं हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। आइए हम लोग अब 9th जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसके बारे में जाने। इसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से बाहर कानून है। Laws protected from judicial review mainly related to land reforms। भूमि सुधार से संबंधित बातें जो है वो इस अनुसूची में 9th अनुसूची में की गई है, जबकि 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल कानून है ना। आपको मालूम है कि ये संविधान संशोधन के बाद 10वीं अनुसूची को 52वीं संविधान संशोधन के बाद 1985 में जोड़ा गया, और ये एक तरह से रिफॉर्म भी था, सुधार भी की चेष्टा की गई थी सरकार के द्वारा। कानून तो संसद में बनता है ना, जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर संसद से, दोनों सदन से पारित होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तब वो कानून बन जाता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है। और पहले दल बदल कर लेते थे लोग, जैसे कोई एमपी किसी पार्टी से जीता लेकिन वो कुछ पैसा लेके या किसी भी कारण से वो दूसरे दल को ज्वाइन कर लेते थे, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी था। तो दल बदल कानून लाया गया था और इसको 10वीं अनुसूची में
जोड़ा गया। 10th शेड्यूल में दल बदल कानून को जोड़ा गया। क्लियर है? अब हम 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। और आपको पता होगा कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था पहले संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया है, और कई प्रयोग भी हुए थे, ब्लॉक लेवल पे प्रयोग, जो अमेरिका से इस कंसेप्ट को लिया गया था। कई प्रयोग हुए, और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, फिर अन्य स्टेट्स में भी लागू हुआ। तो जिस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे जब पंचायती राज व्यवस्था पर वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जानना है कि 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है, और 12वीं अनुसूची भी नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं, उनके कार्य के बारे में 12वीं अनुसूची में चर्चा की गई है, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं नगर पालिकाओं के कार्य और अधिकार, है ना। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, जिसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर एक वीडियो निश्चित रूप से बनेगा जो आप लोगों को काम आएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि 12वीं अनुसूची में हर एक अनुसूची के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो हम लोग 12 जो 12 अनुसूची है, शेड्यूल है, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना। ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। और इंडियन पॉलिटीज से रिलेटेड भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगी। और आपका कुछ सुझाव हो तो निश्चित रूप से हमें मैसेज करें। हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, है ना। हमारा उद्देश्य ही सभी कंपटीटर्स के लिए एक सहज मार्ग, सरलता से आपको मैं समझा पाऊं फैक्ट्स को, कंसेप्ट को, हमारा यही उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।